हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि आपके एक विमीय गति से रिलेटेड होंगे। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था जस्ट जो फिजिक्स का बेसिक होता है, जस्ट लाइक वेग क्या होता है, यानी कि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड चाल क्या होती है, सदिश राशियाँ क्या होती है, अदिश राशियाँ क्या होती है, त्वरण के बारे में देखा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा, राइट। तो उसी से आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलने वाली वस्तु 5 सेकेंड में कितना विस्थापित यहाँ पर हो जाती है। यदि कोई वस्तु जो है जिसकी जो है वेग कितना दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकेंड दे रखा है, वेग को v से रिप्रेजेंट किया जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड इसका वेग दे रखा है, समय कितना दे रखा है, 5 सेकेंड यहाँ पर दे रखा है। अब आपको बताना है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। तो हमको वेग का फॉर्मूला पता है। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विस्थापन डिवाइड बाय समय अंतराल, कि कितने समय अंतराल में कितना विस्थापन यहाँ पर हुआ है। हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वेग की वैल्यू दे रखी है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है और समय दे रखा है 5, यानी कि विस्थापन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 5 यानी कि 50 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 50 मीटर, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो किस में दे रखी है, मीटर प्रति सेकेंड, मतलब कि मीटर के अंदर दे रखी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला को एक बार रिवाइज करना चाहते हैं तो हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं। जैसे कि हमने वेग के बारे में कल ही डिस्कस किया था, कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितना विस्थापित हो जाती है उसे ही उस वस्तु का क्या कहा जाता है, वेग यहाँ पर कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, विस्थापन डिवाइड बाय समय अंतराल। वेग को v से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वही होता है जो कि अपना चाल का होता है, मीटर प्रति सेकेंड, है ना, इस तरीके से, या किलोमीटर प्रति घंटा। चाल तथा वेग दोनों ही अलग अलग राशियां हैं। चाल अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, चाल के अंदर कोई दिशा नहीं होती है। जबकि वेग क्या होता है, सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें हमें ये पता होता है कि किस वेलोसिटी से जा रहा है और साथ ही किस दिशा में जा रहा है। जैसे कि आप लोग निकले हैं पूर्व दिशा के अंदर, तो मुझे ये भी पता है कि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है पूर्व दिशा के अंदर गए हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, मेरी वेग कहलाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये नहीं पता है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है, चाल के साथ यदि आपको दिशा पता है तो उसको वेलोसिटी यहाँ पर कहा जाता है। ये हमने कुछ डिफरेंस समझे थे। एग्जाम्पल भी आपके सामने है। एक गाड़ी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात यह मतलब हुआ कि एक घंटे में गाड़ी कितना चल रही है, 20 किलोमीटर चल पा रही है। इस कथन से हम लोग ये नहीं बता सकते कि गाड़ी की दिशा पूर्व है, उत्तर, दक्षिण है या किस दिशा के अंदर है। गाड़ी का स्पीडोमीटर जो होता है, जो गाड़ी की स्पीड बताती है, वो भी यहाँ पर क्या करता है, सिर्फ आपकी चाल बता सकता है, आपका वेग नहीं बता सकता, वो दिशा नहीं बता सकता कि आप कौन सी दिशा के अंदर गति कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वेग हो गया। वेग का क्वेश्चन हम लोगों ने किया और आपको होमवर्क भी दिया गया था ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर का रास्ता जो है कितने समय में तय करेगी। अब यहाँ पर चाल पूछा हुआ है, दैट मीन्स स्पीड का फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे। चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय होता है ना। हम लोगों को क्या करना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल दे रखी है, 120 मीटर मुझे दे रखा है और बस समय निकालना है। ठीक है, तो समय कितना आ जाएगा, 6 सेकेंड आ जाएगा। 20 × 120 होते तो समय की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेकेंड आ गई। ये बहुत ही बेसिक से जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला ध्यान में है, आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करते हैं लेवल को। ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करने को दिया गया था, आई होप कि आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में, मतलब एक स्क्वायर शेप का एक खेत है हमारे पास, कितनी है इसकी भुजा की लंबाई, ए की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर है। 10 मीटर का एक वर्गाकार खेत है, इसकी सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण यहाँ पर क्या होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पता है कि 10 मीटर का है, मतलब वर्गाकार वर्ग में क्या होती है, चारों भुजा एक समान होती है, मतलब चारों भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, 10 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। चलिए कुछ 30 सेकंड आपके पास है, आप खुद से ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का और बताइए कि यहाँ पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर कितना रहेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पर निकालना है, विस्थापन आपको यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालोगे आप इसको, पहले तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो है पूरा इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप खुद से ट्राई करिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए करें स्टार्ट हम लोग इसको। चलो जिनका नहीं बना है वो मेरे साथ साथ करते जाना।
जैसे हम लोग मान लेते हैं कि वर्गाकार खेत की भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं, तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर की भुजा दे रखी है, मतलब ए जो भुजा है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 मीटर है। एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगेगा ये हम लोग पता कर सकते हैं इसकी परिधि से, 4a से इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। 4a, ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, मतलब कि पूरा चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगेगा, ठीक है। मतलब टोटल दूरी कितनी बन गई, यहाँ पर दूरी बन गई 40 मीटर, ठीक है। इससे आपको दूरी पता चल गई 4a के फॉर्मूला से, या फिर आप ऐसे देख ले 10 10 10 तो टोटल 40 हो गया। तो 40 मीटर की यहाँ पर कितनी हो गई हमारी डिस्टेंस होगी, तो हम लोग डिस्टेंस लिख लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमको क्या पता चल गया है, डिस्टेंस पता चल गई है। डिस्टेंस हमारी 40 मीटर है, भुजा हमको दे रखी थी 10 मीटर, ठीक है। अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि इस दूरी को तय करने में एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इस 40 मीटर की दूरी को तय करने में इसको कितना समय लगा, 40 सेकंड का समय लगा, है ना। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है 40 सेकंड की वैल्यू और भुजा की वैल्यू दोनों हमको गिवन है कि 10 मीटर की भुजा है ना। हमने इसकी परिधि से यहाँ पर निकाल लिया कि टोटल एक चक्कर को पूरा करने में तय की गई दूरी कितनी हो गई, 4a हो गई, यानी 10 × 4 मतलब 40 हो गई, ठीक है। डिस्टेंस 40 मीटर आ गई। समय हमको क्वेश्चन में दे रखा है 40 सेकंड दे रखा है, तो क्या मैं इससे यहाँ पर चाल निकाल सकती हूँ। चाल का फॉर्मूला या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है 40 मीटर, समय कितना दे रखा है 40 सेकंड, तो मेरी जो टोटल स्पीड है वो कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड आ गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। वो देखने से पता चल रहा है कि 40 सेकंड में 40 मीटर चल रहा है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 1 मीटर चलेगा। तो यहाँ से मेरी स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने जो भी क्वेश्चन में दे रखा था वो सॉल्व कर लिया है। अब इसने पूछा क्या है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसने पूछा है आपसे कि 2 मिनट और 120 सेकेंड। अब इसको क्या करो, पूरा सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। 2 मिनट और 20 सेकेंड यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। 2 मिनट और 20 सेकेंड टोटल सेकेंड बता दो। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 120 सेकेंड हो जाएंगे, और 20 सेकेंड हमको ऑलरेडी दे रखे। टोटल कितने हो गए, 140 सेकेंड हो गए, ठीक है। जस्ट ये हमने कन्वर्जन किया, मिनट को किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। तो 2 मिनट और 20 सेकेंड में मतलब टोटल 140 सेकेंड के बाद किसान के विस्थापन का जो परिमाण है, मतलब विस्थापन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ या सबसे कम समय में जो तय की गई दूरी है वो चीज़ क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि 140 सेकेंड के बाद, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 140 सेकेंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा, मतलब आफ्टर 140 सेकेंड किसान का जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गया। इसके बाद देखो कि 140 सेकेंड जो है, 140 सेकेंड में किसान कितनी दूरी तय कर लेगा। अभी आपको ये पता चल गया इस वाले कंसेप्ट से कि 1 सेकेंड में 1 मीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो 140 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर लेगा, 140 × 1 यानी कि 140 मीटर की दूरी तय कर लेगा, ठीक है। ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया। 140 सेकेंड में कितनी दूरी तय हो सकती है, 140 मीटर की दूरी यहाँ पर तय हो सकती है। और एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय लग रहा है, 40 सेकेंड लग रहे हैं। तो 140 मीटर की दूरी को तय करने में 140 सेकेंड लगे, मतलब कि हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो कितने राउंड पूरे हो जाएंगे, 40 सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो 140 सेकेंड में कितने लगा पाएगा, 40 × 3 120 हो गए, तो 3 चक्कर यहाँ पर वो लगा पाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 चक्कर तो यहाँ पर पूरे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि 3 चक्कर, जैसे कि यहाँ से मान लो O पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ठीक है। तो एक चक्कर पूरा लग गया, है ना, 40 सेकेंड में। फिर अगले 40 सेकेंड में इससे एक पूरा चक्कर लग गया, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछ रखा है ना, 2 मिनट और 20 सेकेंड, यानी कि 140 सेकेंड के बाद उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए 40 के कितने चक्कर लग गए, 3 चक्कर लग गए, बचा कितना, केवल 20 सेकेंड्स यहाँ पर बचे हुए हैं। तो बस हमको क्या करना है, केवल इसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 20 अगर हम लोग देखें तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। और अब आप यहाँ पर देखें तो आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। बस पाइथागोरस का थ्योरम लगा लीजिए। कैसे लगेगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यानी 100 + 100 हो जाएगा, यानी कि 200 हो गया। यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 10√2 आ गई। 10√2 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है इतना।
चलो एक बार से और हम लोग इसको शॉर्ट में कंप्लीट कर लेते हैं। हमने जो जो भी किया उसको वापस से लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने 4a निकाला, 4a कितना हो गया, 40 हो गया। 40 मतलब कि हमने जो यहाँ पर डिस्टेंस निकाली थी वो 40 है। समय कितना दे रखा है, 40 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, ये मीटर में दे रखी है, ये सेकंड में दे रखा है, तो इससे मेरी स्पीड कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकंड आ गई, है ना। अब मुझे क्या निकालना था, 140 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ 140 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, है ना। 140 सेकंड में टोटल कितने चक्कर लगेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने देखे तो किस तरीके से किया था, 2 मिनट 20 सेकंड का आपने 140 सेकंड यहाँ पर कर दिया। ठीक है, 140 सेकंड में कितनी दूरी उसने तय करी। ठीक है, 140 सेकंड में 140 मीटर की दूरी उसने तय कर ली 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, तो 140 सेकंड में कितने चक्कर लग जाएंगे, 40 के तो 3 लग जाएंगे, है ना। 40 मीटर जो है एक पूरा ट्रैवल करने में, पूरा 40 मीटर ट्रैवल करने में उसको कितना समय लगेगा, तो हमने देखा था 40 सेकंड का समय लगेगा। ऐसे ही 140 के हम लोग 3 पैर बना लेंगे तो 120 तो यही हो गए। कितने और बच रहे हैं, 20 यहाँ पर बच रहा है। तो इस 20 को हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के अंदर लेकर आएंगे और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे, 10 मीटर ये वाला और 10 मीटर का ये वाला। ठीक है, अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10√2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसका डिटेल यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी पूरा सॉल्व कर रखा है, तो आपको पीडीएफ में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। यही कर रखा है कि खेत की भुजा की लंबाई 10 मीटर है, एक चक्कर में टोटल 40 मीटर की दूरी तय करेगा, 40 सेकेंड का समय लगेगा, यानी कि स्पीड आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट और 20 सेकेंड यानी कि 140 सेकेंड को तय करने में किसान को कितना समय लगेगा, 140 सेकेंड में किसान कितनी दूरी तय कर लेगा, तो 140 मीटर की दूरी यहाँ पर तय कर लेगा, है ना। यानी कि 140 सेकेंड में 3 चक्कर तो पूरे हो जाएंगे, है ना। 40-40 मीटर के 3 चक्कर तो पूरे हो जाएंगे और व्यक्ति जो है किस पोजीशन पर होगा, इस पोजीशन पर होगा, मतलब उसको 20 मीटर और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, है ना। ये 20 मीटर का तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह शून्य नहीं हो सकता है, इन जनरल आंसर आपको निकालना था, ये एमसीक्यू पैटर्न पर नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को लेकर कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में एग्जाम्पल सीखा था कि आप जो है क्या कर रहे हैं, ये आपका घर है, ठीक है, आप अपने घर से क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये आपका घर है, यहाँ से ये आपका स्कूल बना हुआ है। ठीक है, ये आपका कुछ स्कूल हो गया। ठीक है, अब आपके घर से आप क्या कर रहे हैं, स्कूल की साइड जा रहे हैं। ठीक है, आप घर स्कूल गए और स्कूल से वापस आ गए, तो मान लो दूरी आपके बीच की जो है 10 किलोमीटर की है। आप 10 किलोमीटर गए और 10 किलोमीटर वापस आ गए, तो मैं टोटल दूरी तो बोल दूँ, टोटल दूरी कितनी हो गई, 20 किलोमीटर हो गई। लेकिन जो टोटल विस्थापन हुआ है वो 0 क्यों हुआ है, क्योंकि जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं पर आपने एंड कर दिया है ना। तो विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसने क्या पूछा है, यह शून्य नहीं हो सकता, ये गलत बात है। विस्थापन शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमने 3 सिचुएशन देखी थी कि विस्थापन 0 हो सकता है, ठीक है, विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, और विस्थापन जो है दूरी से कम हो सकता है, लेकिन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर दूरी जो है, आप सिर्फ स्कूल गए, ठीक है, अभी तक हमने स्कूल से आने की बात करी थी, अब आप स्कूल से नहीं आए, अब आप स्कूल में ही रह गए, मान लो वही हॉस्टल है, आप वहीं रहते हैं, तो आपकी दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर हो गई। डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा, है ना। जो सिंपल लाइन होती है उसमें शॉर्टेस्ट पाथ वही होता है जो एक्चुअल होता है। तो दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक कंडीशन और इसके अंदर होती है, जैसे कि आपका स्कूल और आपके घर की पोजीशन ये है, यहाँ पर आपका होम है और यहाँ पर स्कूल है, दूरी वही मान लेते हैं 10-10 किलोमीटर की है। तो मैं यहाँ पर टोटल डिस्टेंस मान लूँ तो आपको चलने में कितना समय लगा, है ना, मतलब कि टोटल कितनी दूरी तय करी, तो 20 किलोमीटर की दूरी आपने तय करी। अगर मैं आपसे पूछूँ विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ बताते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे और इसको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो 10√2 आ जाएगा। तो 3 कंडीशन ये हो गई कि विस्थापन 0 हो गया, ठीक है ना। 0 भी किस कंडीशन में हुआ, जब हमने ये वाली पहली वाली सिचुएशन देखी,
ठीक है। विस्थापन जो है दूरी के बराबर भी हो सकता है और दूरी से कम भी हो सकता है, जैसे कि ये दूरी से कम हो गया 10√2 हो गया, लेकिन कभी भी ये दूरी से अधिक नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट नहीं हो सकता है। क्लियर है इतना आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार से देखिएगा, 1 सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। ये कंडीशनल क्वेश्चन है, जैसे कि प्रीवियस थ्योरी के बेसिस पर हम लोग बात करें तो वस्तु का औसत वेग और औसत चाल बराबर कब होगा, जब वो समान त्वरण से चल रही है। मतलब आपकी जो बाइक है, आपकी जो स्कूटी है, वो लगातार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, उसने बिल्कुल भी ब्रेकर वगैरह कहीं पर भी अपनी गाड़ी की स्पीड को कम नहीं किया। तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका जो औसत वेग है और उसका जो औसत चाल है वो बराबर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु समान त्वरण से चल रही है, मतलब सेम स्पीड से चल रही है, और उसका विस्थापन तथा कुल तय की गई दूरी बिल्कुल समान है, डिस्प्लेसमेंट और दूरी जो है बिल्कुल इक्वल है, मतलब दोनों एक समान गति से यहाँ पर चल रहे हैं, तब उसके औसत वेग का जो परिमाण है वो किसके बराबर हो जाएगा, औसत चाल के बराबर हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं औसत वेग जो होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल विस्थापन जितना भी हुआ है डिवाइड बाय समय अंतराल। ठीक है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस जो भी चली है डिवाइड बाय टोटल टाइम, है ना। अगर ये दोनों समान त्वरण से चल रही है तो डेफिनेटली ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, अनटिल और अनलेस इसके त्वरण में कोई कमी नहीं होती हो या फिर मंदन नहीं होता हो। ठीक है। एक गाड़ी का ऑडोमीटर किस चीज़ को मेजर करता है, तो ऑडोमीटर तय की गई दूरी को मेजर करता है कि अभी तक आपकी गाड़ी ने कितनी दूरी को तय कर लिया है। जब एक वस्तु एक समान गति से चलती है तो उसका मार्ग कैसा दिखाई देता है, जब एक वस्तु एक समान गति से चलती है तो उसका मार्ग कैसा होता है, सरल रेखीय होता है, लीनियर होता है। अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से बनता है समान वेग से चलना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है, मतलब वही स्पीड वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। हमको क्या क्या दे रखा है, अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लग रहा है। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो चाल दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है। 5 अंक 30 मतलब 300 सेकंड यहाँ पर लग रहे हैं। और प्रकाश की चाल मतलब स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸। डिस्टेंस हमको निकालना है, टाइम हमको पता है 300 सेकेंड होता है, तो ये कितना हो गया 900 × 10⁸ हो गया। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर कन्वर्ट करूँ तो कुछ इस तरीके से किया जा सकता है 9 × 10⁻10। ये अभी किसके अंदर आया, मीटर के अंदर आया। अगर मुझे इसको किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, है ना। डिवाइड बाय 1000 हम लोगों ने कर दिया, है ना। मतलब 1000 का मतलब क्या होता है 10⁻3। ये 10 है और ये 10⁻3 है। 10 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, यानी कि 9 × 10⁻7 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपको आंसर किलोमीटर में लेकर आना है, मीटर में लेकर आना है, जिसमें भी लेकर आना है आप लेकर आ सकते हैं। बस यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, वो कि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर लिया है। चलिए अगले पॉइंट को देखिएगा, गति के समीकरण की बात करते हैं। गति के समीकरण को ज्ञात करने की 2 विधियां होती है। एक तो आप इसको ग्राफी विधि के थ्रू, ग्राफ के थ्रू समझ सकते हो, दूसरा समाकलन करके या अवकलन करके हम लोग जो है गति के समीकरण यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमारा जो है हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि गति के इक्वेशन को देख लेते हैं, इसको पूरा सॉल्व कैसे किया जाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, क्योंकि फाइनल जब आप LHS RHS करते हैं तो वैल्यू तो यही आनी है। माना कि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से एक समान त्वरण से चलना शुरू कर देती है, t समय के पश्चात उसका वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो प्रथम समीकरण क्या कहता है, अंतिम वेग इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इंटू समय, v बराबर u प्लस AT यहाँ पर हो जाएगा। गति का द्वितीय समीकरण क्या बोलता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये गति का हमारा द्वितीय समीकरण हो गया। a आपका त्वरण हो गया, t जो है आपका समय अंतराल हो गया, u प्रारंभिक वेग हो गया, और s यहाँ पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हो गया। ठीक है। गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो इन तीनों इक्वेशन से आप सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो तीनों समीकरण को आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा त्वरण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। त्वरण के कुछ टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम लोगों को देखना है ना। तो गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण यहाँ पर कहलाती है। वेग में जितना भी परिवर्तन हुआ है वो त्वरण कहलाता है।
ठीक है। तो अगर मैं त्वरण को यहाँ पर देखूँ, यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u है, समय अंतराल t है, अंतिम वेग v है, तो पिंड में उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन से भी देख सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, है ना। और a की वैल्यू निकालने के लिए v माइनस यू डिवाइड बाई टी हम लोग कर देंगे। तो ये गति की प्रथम इक्वेशन से मैं त्वरण की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल सकती हूँ, जब तक मेरे पास विस्थापन नहीं है। अगर विस्थापन दे रखा है तो मैं इससे भी निकाल सकती हूँ, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, या फिर सेकेंड इक्वेशन से भी निकाल सकती हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब भी आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा जाए त्वरण निकालिए, अगर आपको क्वेश्चन में विस्थापन नहीं दे रखा है, उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो फर्स्ट इक्वेशन से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब ये 4 प्रकार का होता है, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। अब ये जो एक समान त्वरण है, ये क्या होता है, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन हो रहा हो, तो इस वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण भी क्या होगा, एक समान होगा। जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, केवल फर्स्ट डायग्राम को देखना है। पृथ्वी की सतह की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी पिंड की गति में जो उत्पन्न त्वरण होता है, वो एक समान त्वरण यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि पृथ्वी की सतह की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी पिंड की गति जो है, किस प्रकार की गति कहलाती है, एक समान त्वरण यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, मतलब समान समय में अगर समान परिवर्तन हो रहा हो, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, एक समान त्वरण कहलाएगी। ठीक है, दूसरा देखिए असमान त्वरण, मतलब उसकी गति कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। जैसे सड़क पर आप लोग बाइक चला कर जा रहे हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल आ गया, आप रुक गए, फिर रास्ते में कुछ लोग जो है रोड क्रॉस कर रहे थे, फिर उनकी वजह से आपको रुकना पड़ा, रास्ते में गाय आ गई तो फिर आपको रुकना पड़ा, फिर आपकी गति मंद हो गई, है ना, फिर आप बहुत फास्ट चल रही है, तो इस प्रकार से आपकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, तो इस प्रकार के त्वरण को असमान त्वरण यहाँ पर कहा जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देख लीजिए, ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में समय के साथ निरंतर कमी होती जा रही है ना, तो वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, मंदन होता है, मतलब लगातार उसकी स्पीड जो है घट बढ़ नहीं रही है, अगर घटती और बढ़ती है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, दैट मीन्स असमान त्वरण हो रहा है। लेकिन ऋणात्मक क्या होता है, लगातार जो है उसकी स्पीड कम होती जा रही है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, ऊपर की ओर फेंकी कोई वस्तु जैसे जैसे ऊपर की ओर होती जाती है, उसका वेग यहाँ पर घटता जाता है, और एक समय वो बॉल ऊपर जाकर कांस्टेंट हो जाएगी और फिर एकदम से नीचे आना स्टार्ट करेगी। तो अभी हम लोग केवल बात कर रहे हैं ऊपर जाने की, है ना, बॉल अभी तक सिर्फ ऊपर ही पहुंची है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाती जा रही है, उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इस प्रकार के त्वरण को ऋणात्मक त्वरण यहाँ पर या फिर मंदन यहाँ पर कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट है धनात्मक त्वरण क्या होता है, यदि गतिशील वस्तु के वेग में समय के साथ साथ निरंतर वृद्धि हो रही है। जैसे बॉल अभी तक तो ऊपर गई थी, अब बॉल नीचे आने वाली, तो जैसे जैसे वो नीचे आती जाएगी उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, धनात्मक त्वरण यहाँ पर कहलाती है। दैट मीन्स जो एक्सेलरेशन है उसके अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन यहाँ पर बोला जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पृथ्वी की सतह पर गिरती हुई वस्तु जैसे जैसे नीचे की ओर आती जाती है, उसका वेग यहाँ पर बढ़ता जाता है, और यही त्वरण किस प्रकार का त्वरण कहलाता है, धनात्मक त्वरण यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है। त्वरण 4 प्रकार के होते हैं, एक समान मतलब समान स्पीड से चल रही है ना, और असमान मतलब कम ज़्यादा हो रही है, ऋणात्मक मतलब लगातार कम हो रही है ना, और धनात्मक मतलब कि निरंतर वृद्धि उसके अंदर हो रही है, वेग के साथ साथ उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है, वो धनात्मक त्वरण आपका यहाँ पर कहलाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। इसके आगे हम लोग थोड़े इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जहां पर गति के नियम से रिलेटेड तीनों क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, और इसके साथ साथ अब हम लोग ग्राफ वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे ग्राफ से भी पूछे जाते हैं, वेग समय ग्राफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को।